राधे राधे दोस्तों, आज मैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं और आज मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं हेनरी के नियम पर। जैसे कोई द्रव है अर्थात कोई विलायक है तो विलायक में कोई भी विलय घुल सकता है। इसमें ठोस भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है, गैस भी घुल सकता है। तो इसमें जो विलय लेना है वो गैस लेना है, विलय लेना है वो गैस लेना है और द्रव विलायक होगा। जब गैस को द्रव में अर्थात विलायक में घोलते हैं तो ये घुलता है। अब ये घुलता है, ये निर्भर किस पर करता है? दाब पर। ये निर्भर करता है दाब पर। तो किसी गैस की द्रव में विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी द्रव में गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो स्थिर ताप पर किया था, अर्थात ताप बदलने वाला नहीं है, ताप बदलने वाला नहीं है, अर्थात ताप स्थिर रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा हेनरी का नियम क्या है। इस नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं यह एक द्रव है और इसमें कोई X गैस घुली हुई है या ABC पदार्थ गैस जो घुला हुआ है। गैस घुला हुआ है, इस पर दाब लगेगी, दाब लगाई जाएगी। दाब कितना लगेगा, किस प्रकार लगेगा, उसी के संदर्भ में नियम आया था। इन्होंने कहा कि इस पर लगने वाला जो आंशिक दाब है इसके गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, इसी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आती है और यहां नियतांक आएगा KH XG। KH है हेनरी स्थिरांक, KH को बाबू हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। तो KH बराबर निकल के आ गया P बट्टा XG। KH बराबर P बट्टा XG। KH बराबर होता है P बट्टा XG। ध्यान से समझिए, KH का मान KH का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। KH का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाए, हेनरी नियम के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या होगा? अगर एक एक्सिस पर मोल अंश ले, अगर एक एक्सिस पर मोल अंश ले, एक एक्सिस पर दाब ले, एक एक्सिस पर मोल अंश दूसरे एक्सिस पर दाब ले, तो दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, निम्न में कौन हेनरी नियम के ग्राफ को प्रदर्शित करता है, या निम्न में कौन सा ग्राफ है जो हेनरी नियम को प्रदर्शित करता है? और ये जो ग्राफ है यही ग्राफ हेनरी नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम कहां कहां नहीं लगता है, कहां कहां नहीं लगता है? तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई पात्र है और किसी पात्र में द्रव है और द्रव में गैस घोली जा रही है, ऐसा ना हो कि बहुत अधिक दाब घोल दीजिए। कहता है ना, अति सर्वदा वर्जते, अति सर्वदा वर्जते। कहा जाता है अति सुंदरता के कारण ही सीता हरी गई, अति घमंड के कारण ही रावण मारा गया। और जब अति दाब हो जाएगा, बहुत ज्यादा दाब हो जाएगी, तब भी हेनरी का नियम नहीं लगेगा। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए।
अर्थात ऐसा ना हो कि टेम्परेचर माइनस में पहुंचा दीजिए, वहां भी ये नियम काम नहीं करेगा। ताप अगर अधिक हो जाएगी तो द्रव ऑटोमेटिक जम जाएगा। अगर द्रव जम गई और जम करके ठोस अवस्था में चली गई, वहां पर एक बात और समझ लीजिए कि ठोस में गैस घुलेगा ही नहीं, और गैस घुलाने के लिए द्रव चाहिए, तो ताप कम नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता विलायक में कम हो। ऐसा ना हो कि जो गैस है जितना डाले 100 पीस डाले, 100 पीस पानी में घुल गया। अगर सबके सब पानी में घुल जाएगा तो दाब कौन लगाएगा? अर्थात गैस की विलेयता विलायक में थोड़ा कम होना चाहिए, पूर्णता नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस ये दोनों विलायकों में समान हो। गैस की आणविक अवस्था जैसे CO2, H2, O2, इसका जो आणविक अवस्था है द्रव रूप में, उसके अलावा गैसीय दोनों में समान होना चाहिए। गैस रूप में और द्रव रूप दोनों में समान होना चाहिए। अगला है हेनरी नियम का उपयोग। हेनरी नियम का हम उपयोग कहां कहां करते हैं, तो चलिए हम बता दें आपको हेनरी नियम का उपयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहला, सभी लोग अभी के जमाने में स्प्राइट जरूर पिए होंगे, थम्स अप जरूर पिए होंगे, कोको कोला जरूर पिए होंगे। तो कभी कोको कोला को जरा जोर से सेक करके ढक्कन खोलिएगा तो मालूम चलेगा बहुत लंबी दूरी तक उसका फवारा निकल करके शरीरों पर पड़ जाती है। तो ये चीजें आपको सबसे पहला तो उपयोग कहां कहां, वो जो फव्वारे निकल रही है उस फव्वारे में भी हेनरी नियम लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूबल है और गैस को घुलाने के लिए टेम्परेचर कम रख करके नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ा दी गई है, और जब प्रेशर बढ़ गया है उसके कारण CO2 उसमें घुला है। चूंकि ढक्कन खुलते ही प्रेशर कम हो जाती है और प्रेशर कम होने के कारण गैस जो द्रव में घुला हुआ है निकल करके बाहर भागना चाहता है, जिससे आपको मालूम चलता है कि गैस का दाब कम हुआ, तुरंत विलेयता कम हुई। यहां से यही नियम ना, दाब बढ़ेगा गैस की विलेयता बढ़ेगी, दाब घटेगा गैस की विलेयता घटेगी। तो सबसे पहला है शीतल पेय बनाने में। शीतल पेय बनाने में CO2 को घुला दीजिए, सोडा वाटर बना दीजिए, स्प्राइट बनाइए, कोको कोला बनाइए, थम्स अप बनाइए। इन तमाम शीतल पेय पदार्थ बनाने में जो आपका स्प्राइट हुआ, कोको कोला हुआ, थम्स अप हुआ, ये जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं सबको बनाने के लिए किसका, हेनरी नियम का उपयोग होता है। सबको बनाने के लिए हेनरी नियम का उपयोग होता है। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में। जब गहरे समुद्र में बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने होती है तो जो समुद्र में डुबकी लगाने वाले गोताखोर होते हैं वो गहराई तक जाते हैं, और गहराई तक जाने में भी हेनरी नियम का प्रयोग होता है। ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है, उसके समाधान में भी हेनरी नियम का उपयोग होता है। जो पर्वतों पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, पठारों पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो मैदान की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर दाब कम हो जाती है। दाब कम होने के कारण उनके बॉडी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। चूंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने के कारण ही उसमें हीमोग्लोबिन अर्थात मस्तिष्क ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं पहुंच पाती है, और जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं पहुंच पाती है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया है कि ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होने में भी हेनरी नियम का उपयोग हो रहा है। औद्योगिक गैसों को घुलाने में, औद्योगिक गैसों को, अब किसी पदार्थ कोई चीज बना रहे हैं आप, और आप बड़ा इंडस्ट्री किसी चीज का खोले हुए हैं,
जब इंडस्ट्री खोलता है तो उसे कंडेंस करके किसी न किसी पदार्थ में घुला मिलाकर रखना पड़ता है। जो आप कंडेंस्ड करके या घुला मिला करके आपने रखा है तो किस प्रकार के रखिए कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो, इंडस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा बचत हो। इसमें भी हेनरी का नियम होता है। उपयोग गैसों को घुलाने में। मछलियों के जीवन में, मछलियां चूंकि पानियों में रहती है और तैरने का काम करती है तो सल्फरे के द्वारा पानी को देती है। जब मछलियां पानी में तैरती है तो पानी को मुंह से लेकर के गलफड़ा के द्वारा जब बाहर निकालती है, उसी क्रम में जितना भी पानी में उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसका गलफड़ा अवशोषित करके पहुंचा देता है रक्त में, और रक्त के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंच जाती है। तो यहां से आपको मालूम चलता है कि मछलियों के जीवन में भी हेनरी नियम का उपयोग होता है। उसके अलावा गैसों के बड़े स्तर पर भंडारण करनी है और किसी में घुला करके मिला करके रखनी है, वहां पर भी आपको गैसों के भंडारण में भी हेनरी नियम का। अभी अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण दुनिया में गैसों की किल्लतें हो गई है, दुनिया में गैसों की समस्याएं आ गई है। उसका भी बहुत लोग अभी भी गैस को खरीद करके भंडारण कर रहे हैं। और चूंकि भंडारण करने में भी किसका उपयोग होता है? हेनरी नियम का प्रयोग होता है। नियम के उपयोग को एक बार और समझ लीजिए कौन कौन सा है। हेनरी नियम का सबसे पहला उपयोग है आपका शीतल पेय पदार्थ जैसे सोडा वाटर, नींबू शिकंजी, स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप आदि शीतल पेय पदार्थ बनाने में किसका उपयोग होता है? हेनरी नियम का। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोर जब डुबकी लगाते हैं, किसी चीज की खोजबीन में चलते हैं, तो वहां भी हेनरी नियम का उपयोग होता है। तीसरा है ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, जो पर्वतारोही है, पठारों पर पहाड़ने वाले लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, उन सबों में हेनरी नियम का। औद्योगिक गैसों को बुलाने में, जो बहुत अलग अलग उद्योग धंधों में जिस गैसों का प्रयोग होता है उसे किसी अन्य चीजों में बुलाने में भी हेनरी नियम का प्रयोग होता है। मछलियों के जीवन में भी किसका उपयोग होता है? हेनरी नियम का। गैसों के भंडारण में भी हेनरी नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो कंडीशन पर और हम चर्चा करेंगे, एक बेंड पर, एक एनोक्सिया पर। चलिए हम चर्चा करते हैं बेंड क्या होता है। तो जो ये गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं। तो मान लेते हैं यह कोई समुद्र है और इस समुद्र में कोई गोताखोर एक्स नामक इसमें डुबकी लगाता है। जब आप मैदान पर होते हैं तो केवल और केवल वायु आप पर दाब लगाती है, और जब मैदानी क्षेत्र में है और वायु जितना दाब लगा रही है उसे बोलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम कहते हैं। और जब आप समुद्र के अंदर धीरे धीरे जाते हैं, एक तो वायु दाब लगा रहा है, वायु के अलावा जब आप यहां थे और यहां आए तो ऊपर से इतना पानी का भी दाब बढ़ा। थे तो केवल वायु दाब लगा रहा था, जब आपने धीरे धीरे करके अंदर प्रवेश की तो वायु के अलावा अब पानी भी इस पर दाब लगाने लगा। अब जब पानी भी दाब लगाया तो दो दाब जाकर के जुड़ी, एक वायु दाब जुड़ा और दूसरा जल का दाब जुड़ा। जब दोनों दाब जुड़ा तो दाब बढ़ी, और दाब का बढ़ना मतलब द्रव में गैसों की विलयता का बढ़ जाना। दाब का बढ़ना मतलब द्रव में गैसों की विलयता। चूंकि हमारा ब्लड अर्थात रक्त, जो ब्लड है या रक्त है वह एक द्रव है, अर्थात तरल संयोजी उत्तक है, और तरल संयोजी उत्तक होने के कारण यह एक द्रव है। चूंकि यह एक द्रव है और आप सांस लेते हैं तो वायुमंडल में दो तीन चीज उपस्थित है, N2O2 CO2, जितना है सबको ग्रहण करते हैं। जब आप वायुमंडल से N2 लिए, O2 लिए, N2 और O2 की विलयता रक्त में बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ गया। दाब ज्यों-ज्यों बढ़ा, N2 की भी विलयता बढ़ी, O2 की भी विलयता बढ़ी। धीरे धीरे करके
दाब बढ़ता गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ती गई। जब यहां समुद्री गोताखोर गया, समुद्र में जो कामें थी काम को खत्म किया। तो जब ये तो सदा तो अब समुद्र के अंदर रहेगा नहीं, समुद्र से निकल करके अब दोबारा समुद्र के सतह पर आएगा। तली से निकल करके जब समुद्र के सतह पर आएगा तो एक चीज होगी कि यहां पर जब था तो पानी का भी दाब, लेकिन जब सतह पर आया पानी का दाब खत्म, वायुमंडल दाब घटा तो विलेयता घटेगी। बात सही है, विलेयता घटती तो है, लेकिन समस्या क्या है, जैसे ये हाथ है तो ये हाथ के नस में अगर यहां ऑक्सीजन उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, जहां उपस्थित है वहीं से बाहर निकलना चाहती है। जहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित है वहीं से बाहर निकलना चाहती है और बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे नसें फट जा सकती है, जिससे नसें लहूलुहान हो जाती है, कोशिकाएं मर जाती है और अत्यधिक पीड़ा होती है। और इस चिकित्सीय स्थिति को बेंड कहा जाता है। कहोगे सर अगर इस चिकित्सीय स्थिति को बेंड कहा जाता है तो इस चिकित्सीय स्थिति से बचाव का कोई उपाय है क्या? बचाया जा सकता है इससे क्या? जी हां, अब हम समझाते हैं इसे बचाया कैसे जाएगा। तो बचाव के लिए ऐसा गैस मिलाया जाए जो कम घुलनशील हो, जो ज्यादा रक्त में घुले ही ना। इसलिए जो गोताखोर समुद्र में जब गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है, उसके गोताखोर के सिलेंडर में N2 और O2 के अलावा हीलियम गैस भरी जाती है। और हीलियम गैस थोड़ा बहुत न, लगभग 11.7% हीलियम गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन 56.2% और O2 32.1% भरी जाती है। तो मुख्यतः गोताखोर के सिलेंडर में 3 गैस, हीलियम, N2, O2। तो गोताखोर के दर्द से बचाव के लिए या गोताखोर की स्थिति में सुधार के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम गैस मिलाई जाती है। आशा करते हैं यहां तक अब आपको समझ आ गई हो। तो बेंड स्थिति को एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गोताखोर गहरे समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो समुद्र का दबाव बढ़ने के कारण, जब गोताखोर गहरे समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो दबाव बढ़ने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति के रक्त में O2 और N2 की विलेयता बढ़ती जाती है। विलेयता बढ़ने के कारण N2 और O2 की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। जब वही गोताखोर समुद्र के तल से निकल करके समुद्र के सतह पर आती है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और चूंकि दाब कम होने के कारण N2 और O2 की विलेयता भी कम होती है। लेकिन जहां पर नशे में, कोशिकाएं में उपस्थित ऑक्सीजन है वहां से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे रक्त कोशिकाएं लहूलुहान हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे गोताखोर की अत्यधिक पीड़ा होती है और ये कभी कभी घातक सिद्ध होती है, जिससे गोताखोर की जान भी चली जाती है। इसी चिकित्सीय स्थिति को बेंड कहा जाता है। और बेंड से बचाव के लिए गोताखोर के सिलेंडरों में हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस 11.7%, नाइट्रोजन गैस 56.2% और ऑक्सीजन गैस 32.1% होती है। आशा करते हैं यहां तक अब आपको समझ आ गई हो। अब समझाते हैं एनोक्सिया क्या होता है। मान लेते हैं यह एक पहाड़ है, यह एक पहाड़ है, पहाड़ पर कोई व्यक्ति है, पहाड़ पर कोई व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति अगर समुद्र के गहराई में है तो दाब बढ़ रहा है, और जब कोई व्यक्ति मैदान पर स्थित होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके वही व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता चलता है, चढ़ता जाता है, तो चूंकि वहां से यहां से दूरी बढ़ते जाती है, दाब का मात्रा, जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके पहाड़ पर चढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ने के कारण पहाड़ पर धीरे धीरे वायु की मात्रा कम होती है, जिससे वायु का दाब भी कम हो जाता है।
जब वायु का दाब कम होता है तो रक्त में O2 की विलेयता कम होगी, N2 की विलेयता कम होगी, और जब O2 की विलेयता कम होगी, N2 की विलेयता कम होगी, उसके मस्तिष्क तक O2 की मात्रा कम पहुंचेगी, और जब उसके मस्तिष्क तक O2 की मात्रा कम पहुंचेगी, उसमें भूलने की बीमारी हो जाएगी। और जो भूलने की बीमारी होगी, यहीं पर नहीं, ऐसा नहीं है कि भूलने की बीमारी हो जाए और वहीं तक खत्म हो जाए, उसमें कभी कभी वो व्यक्ति गिर भी जाता है, बेहोश भी हो जाता है। और इस चिकित्सीय स्थिति को, इस मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया कहा जाता है। इस मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया कहा जाता है। फिर से सुनिए, जब कोई पर्वतारोही या फिर पर्वतीय इलाकों में रहने वाले व्यक्ति पहाड़ों की तरफ बढ़ता है, चोटियों की तरफ ऊपर बढ़ता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उसके रक्त में O2 की विलेयता कम हो जाती है। रक्त में O2 की विलेयता कम होने के कारण उसके मस्तिष्क तक O2 की सही मात्रा पहुंच नहीं पाती है। जब मस्तिष्क तक O2 की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती है, उसमें भूलने की बीमारी हो जाता है, यदा कदा गिर जाते हैं, और इस चिकित्सीय स्थिति को एनोक्सिया कहा जाता है। इस चिकित्सीय स्थिति को बाबू एनोक्सिया कहा जाता है। तो ये था बेंड और एनोक्सिया। तो चलिए हेनरी नियम के पूरे नियम को एक बार रिकवरी करवा देते हैं, समझा देते हैं कि हेनरी नियम था क्या। तो हेनरी ने किसी गैस के द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब वह उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती XG। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आती है, और यहां पर KH नियतांक आया है। इस KH नियतांक को हेनरी स्थिरांक कहते हैं। KH बराबर P बट्टा XG। KH का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इसके लिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ग्राफ P और X के बीच खींची जाती है। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? दाब बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। इसके अलावा गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस ये दोनों विलायकों में समान होनी चाहिए। उपयोग शीतल पेय पदार्थ बनाने में, गहरे समुद्र में गोताखोरी में, ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई में, औद्योगिक गैसों के घुलाने में, मछलियों के जीवन में, गैसों के भंडारण में ये उपयोग थे। और दो कंडीशन और मैंने बताई आपको, एक बेंड और एक एनोक्सिया। करते हैं जो आज का टॉपिक हेनरी नियम को मैंने इन डिटेल इन डेप्थ समझाया है, ये आपको बहुत खूबसूरती से समझ आई है। ये वीडियो आपको बहुत खूबसूरती से समझ आया, ये टॉपिक आप बहुत बेहतर से समझे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।